नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। प्रियंका गांधी के लोकसभा के भाषण की काफी चर्चा है। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर नए शिक्षा मंत्री और शिक्षा सुधार टास्क फोर्स पर गौमूत्र एक्सपर्ट कहकर ऐसा तंज कसा कि हंगामा हुआ है। उधर रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा क्यों मंडरा रहा है? क्या अमेरिका का नया कदम भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है? भोपाल में किसान आखिर किस मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या उनका मार्च सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है? दिल्ली से लेकर राजस्थान तक छात्र आंदोलन और शिक्षा से जुड़े नए विवाद क्यों सामने आ रहे हैं? सीजेपी ने सरकार को कौन सी नई चेतावनी दी है? बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की ये सारी अहम अपडेट। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सत्य हिंदी ऐप को लेकर एक सूचना भी। अब आपको हमारी खबरें देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप आज ही सत्य हिंदी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आप हमारा हर न्यूज बुलेटिन बहुत आसानी से देख सकते हैं और यूट्यूब के सारे हमारे खास शो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमारी वेबसाइट की सारी खबरें भी इसी ऐप पर मौजूद हैं। यानी अब सब कुछ बस आपके एक क्लिक पर उपलब्ध है। तो अभी ऐप स्टोर पर जाएं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सत्य हिंदी ऐप डाउनलोड कर लें। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। प्रियंका गांधी का हमला, शिक्षा सुधार समिति को बताया गौमूत्र विशेषज्ञों की टीम। सीजेपी की चेतावनी, वादा खिलाफी पर फिर देशव्यापी आंदोलन का ऐलान। सीजेपी बोली सुप्रीम कोर्ट का चौथा दिशा निर्देश चिंता का विषय, सरकार से मांगा जवाब। एमएसपी पर मूंग खरीद की मांग, भोपाल में किसानों का आंदोलन हुआ तेज। यूएस सीनेट में रूसी तेल खरीद विरोधी बिल पास, क्या भारत पर लगेगा 100% टैरिफ? अब शुरुआत करते हैं लोकसभा में शिक्षा सुधार टास्क फोर्स पर प्रियंका गांधी के गौमूत्र एक्सपर्ट वाले तंज से। लोकसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने नई शिक्षा सुधार टास्क फोर्स पर सवाल उठाए। प्रियंका ने कहा कि नई समितियां बनाना काफी नहीं है, उनकी सिफारिशें लागू भी होनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट भी लागू नहीं हुई। इसी दौरान उन्होंने समिति के एक सदस्य पर तंज कसा। बिना नाम लिए उन्होंने उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट कहा। उन्होंने पूछा कि ऐसे लोग शिक्षा सुधार में क्या योगदान देंगे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी की ओर माना गया। इसकी वजह उनका पुराना बयान है। जनवरी 2025 में कामकोटी का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें उन्होंने गौमूत्र के कथित औषधीय फायदों का जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया था कि इससे कई स्वास्थ्य समस्याओं में फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा था कि एक सन्यासी को तेज बुखार था, डॉक्टर बुलाने की बात हुई, लेकिन उन्होंने गौमूत्र पीने का फैसला किया। कामकोटी के मुताबिक 15 मिनट में उनका बुखार उतर गया। वहीं कामकोटी के करीबी लोगों का कहना है कि उनका बयान जैविक खेती और देसी गायों के संरक्षण के संदर्भ में था। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ प्रकाशित वैज्ञानिकों के उनके अध्ययनों का भी हवाला दिया। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे फिर चिल्ला रही है, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को जेएनजी का भरोसा जीतने की सलाह भी दी। प्रियंका ने कहा कि आप जेएनजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना होगा। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की टिप्पणी का जिक्र किया, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जिन्होंने गर्भवती महिला से दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई पर खुशी जताई थी। उनके इस बयान के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू तुरंत खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यह संसद के भीतर किसी की चरित्र हत्या करने जैसा है, ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग की कि प्रियंका गांधी का बयान सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। हालांकि इसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने प्रहलाद जोशी के बयान की जो न्यूज है उसके लिंक शेयर करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने भी नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय के लिए सरकार ने गलत फैसला लिया। राहुल ने आरोप लगाया कि नए शिक्षा मंत्री ने दुष्कर्म के दोषियों का बचाव किया था। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाना बेहद चिंताजनक है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कई दूसरे विकल्प थे।
कांग्रेस जनता पार्टी ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। संगठन ने कहा कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। सीजेपी ने कहा कि छात्रों को अब भी पुलिस परेशान कर रही है। कई प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर भी वापस नहीं हुई। संगठन ने साफ कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो आंदोलन फिर शुरू होगा। सीजेपी ने देश भर में शांतिपूर्ण आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलन खत्म होने के बाद पहली बार अभिजीत दीपके ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए। यह बयान सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आया। सीजेपी ने अदालत के उस हिस्से पर चिंता जताई जिसमें सरकारों को एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई। संगठन का कहना है कि जब तक छात्रों को राहत नहीं मिलेगी, आंदोलन का विकल्प खुला रहेगा। सीजेपी ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का चौथा दिशा निर्देश बेहद चिंता का विषय है। सीजेपी का कहना है कि इस आदेश से सरकारें पहले से दर्ज मामलों की जांच जारी रख सकती हैं और इसी का इस्तेमाल छात्रों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। सीजेपी का दावा है कि 25 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने भरोसा दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएंगी और किसी भी छात्र के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं होगी। इसी आश्वासन के बाद संगठन ने अपना देशव्यापी आंदोलन खत्म किया था। सीजेपी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर छात्रों के खिलाफ पुराने मामलों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका कहना है कि इससे हजारों छात्रों को अनावश्यक कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। उन फायदों को हासिल करने के लिए कोर्ट के आदेशों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देश के सामने एक पक्का वादा किया गया था, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। सीजेपी ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार को 25 जुलाई के समझौते और उसके बाद हुई बातचीत की पूरी जानकारी थी, तब उसके वकीलों ने यह बात सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी। संगठन ने कहा कि अदालत का आदेश सरकार द्वारा दी गई सार्वजनिक गारंटी के विपरीत है और इससे युवाओं का भरोसा टूट सकता है। सीजेपी ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि सरकारों को हर हाल में एफआईआर जारी रखनी ही होगी। संगठन के अनुसार मामलों को वापस लेने या आगे की कार्रवाई न करने का अधिकार अब भी सरकारों के पास है। सीजेपी ने राजस्थान के स्कूलों में किताब वितरण पर सवाल उठाए। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सीकर में प्रिंसिपल को बुलाया गया, वहां संघ यात्रा नाम की किताब दी गई। रांका का दावा है कि यह किताब बच्चों में बांटने को कहा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बदले बच्चों से 30 रुपए लिए जा रहे हैं। रांका ने इस मामले में राजस्थान सरकार को घेरा। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी टैग किया। रांका ने कहा कि उनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इतना भी मत गिरिए कि इतिहास में आपको सिर्फ काले कारनामों के लिए ही याद रखा जाए। सीपीएम ने दिल्ली पुलिस पर कड़ा आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि पुलिस जबरन उसके दफ्तर पहुंची। मकसद एसएफआई छात्र नेता आयुषी घोष को गिरफ्तार करना था। सीपीएम के मुताबिक ये कार्रवाई 2021 के एक पुराने मामले में हुई। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने भी पुलिस का विरोध किया। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कोई अपराध नहीं है। उधर दिल्ली पुलिस ने अलग बात कही है। पुलिस के मुताबिक जांच अधिकारी अदालत के आदेश पर पहुंचे थे। उनका कहना है कि यह मौजूदा छात्र आंदोलन से जुड़ा मामला नहीं था। इसी बीच सीजेपी ने भी पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। संगठन ने कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश हो रही है। वहीं सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो शांतिपूर्ण आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा। वहीं असम से भी बड़ी खबर आई है। वहां नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार 5 लोगों को अदालत ने बिना शर्त रिहा करने का आदेश दिया है। ये रिहाई राज्य सरकार के केस वापस लेने के फैसले के बाद हुई। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। नीट पेपर लीक में सीबीआई की चार्जशीट, 13 आरोपी नामजद। मूंग खरीद की मांग पर भोपाल में किसानों का बड़ा घेराव। असम बाढ़ में 75 मौतें, लाखों लोग अब भी प्रभावित। और रूस से तेल खरीद पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। सीबीआई ने दावा किया कि प्रश्न पत्र अंदर से लीक हुआ था। एजेंसी के मुताबिक एनटीए पैनल के एक मेंबर पर लीक का आरोप है कि प्रश्न पत्र पहले एक कोचिंग संचालक तक पहुंचाया गया। सीबीआई का कहना है कि एक अस्पताल परिसर का इस्तेमाल भी हुआ, वहीं से केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया। जांच में कई शिक्षक और छात्र गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरफ्तारियां कई राज्यों में हुई हैं। सीबीआई ने दावा किया कि पेपर लीक से कई छात्रों ने आत्महत्या की। एजेंसी के अनुसार सरकार को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर मूंग खरीद को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान भोपाल के सावरकर सेतु पर डेरा डाले हुए हैं। आंदोलन का असर अब आम लोगों पर भी दिखने लगा है। सड़कें बंद होने से कई इलाकों के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। उधर किसान अब मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की तैयारी में।
पुलिस ने कई रास्तों पर बैरिकेड लगाए हैं, सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद किसान अलग अलग रास्तों से सीएम हाउस पहुंचने की रणनीति बना रहे हैं। किसान नेता गजेंद्र सिंह जाट ने कहा कि सरकार रास्ता रोकेगी तो किसान नया रास्ता खोजेंगे। उन्होंने साफ कहा कि आज हर हाल में मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। आज नर्मदापुरम, हरदा, रायसेन और सीहोर से भी बड़ी संख्या में किसान भोपाल पहुंचेंगे। इसके बाद किसान संगठन आगे की रणनीति तय करेंगे। किसानों ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। असम में बाढ़ से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 75 हो गया है। मंगलवार को 7 और लोगों की मौत हुई। सभी मौतें शिवसागर जिले में दर्ज की गईं। राहत की बात यह है कि प्रभावित लोगों की संख्या घटी है। अब करीब 3.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। फिर भी 7 जिले अब भी पानी में डूबे हुए हैं। सबसे ज्यादा असर चराईदेव जिले में है। इसके बाद शिवसागर और जोरहाट का नंबर भी आता है। कई गांव अब भी बाढ़ की चपेट में है। राहत शिविरों में हजारों लोग रह रहे हैं। राहत सामग्री भी लगातार पहुंचाई जा रही है। धानसिरी नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल पानी में डूब गई है। सरकार और राहत एजेंसियां लगातार बचाव अभियान चलाए हुए हैं। यूएस सीनेट ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को पारित कर दिया है, जिसने भारत और 4 अन्य देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का खतरा पैदा हो गया। अमेरिकी सीनेट में पारित हुआ इस बिल का मकसद यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। इस बिल के समर्थन में वोटिंग के दौरान 86 वोट पक्ष में पड़े और 12 वोट विपक्ष में पड़े। इस बिल का मकसद रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध लगाना है। इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने वाले देशों, जिनमें भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल हैं, उन पर भारी टैक्स लगाने की मंजूरी देना है। अमेरिका इस टैक्स टैरिफ के जरिए तमाम देशों को बताना चाहता है कि रूस से ऊर्जा व्यापार पर रोक लगाई जाए। अप्रैल 2025 में पेश किए गए इस बिल के बारे में ग्राहम ने इस साल की शुरुआत में बताया था कि यूएस और भारत के बीच व्यापारिक तनाव के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे मंजूरी दे दी थी। अमेरिकी सीनेटर ने भारत चीन पर नए टैरिफ की चेतावनी दी है। अमेरिकी सीनेटर ने दावा किया कि दोनों देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। सीनेटर ने कहा कि मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारत और चीन सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि यही देश रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीदते हैं। इससे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन की ताकत मिल रही है। ईरान युद्ध के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू की पहली मुलाकात हुई। ये बैठक व्हाइट हाउस में करीब 1.5 घंटे चली। व्हाइट हाउस ने इसे सकारात्मक और उपयोगी बताया, लेकिन बैठक से पहले तनाव के संकेत भी मिले। ट्रंप ने कहा कि उन्हें पिक एक्स पर्वत की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि ईरान वहां जो कर रहा है वो बड़ी समस्या नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि नेतन्याहू उन्हें इस मुद्दे में जुड़े रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू अपने देश में चुनावी दबाव झेल रहे हैं। वहीं ट्रंप पर भी युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में महंगाई और आर्थिक असर बड़ा मुद्दा बन चुका है। ऐसे में दोनों नेताओं की ये मुलाकात आगे की रणनीति के लिए अहम मानी जा रही है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.